अच्छा, अब हम आते हैं अपने इस हिस्से की तरफ। अब से कुछ देर पहले हमने ये सारे हिस्से हम पढ़ चुके हैं। इस हिस्से में किस तरह से नेफ्रॉन के अंदर अमल होता है यूरिन के प्रोसेस होने का, यहाँ पर कैसे होता है, ये देखते हुए अब हम इस हिस्से की तरफ आते हैं। ये जो सेल्स हैं जिसको हमने बड़ा करके दिखाया है इंटरकैलेटेड सेल्स, ये इंटरकैलेटेड सेल्स का एरिया है। इस हिस्से पे हम अपने ब्लड प्रेशर वाले मौजू पे भी बात कर चुके हैं और आगे भी आइंदा बात करेंगे कि पॉल्किंसन और मैकुला डेंसा सेल्स होते हैं जो प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को और सॉल्ट को ये चेक करते हैं और उसके मुताबिक रेनिन का अखराज करते हैं। रेनिन फिर एंजियोटेंसिन 1 और फिर वो एंजियोटेंसिन 2 हमारे फेफड़ों में से गुजरते हुए में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे वो जिस्म में जा कर के शरियानों में सुकेड़ पैदा करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो लो होता है पहले वो अप होना यानी नॉर्मल हाई होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ इंटरकैलेटेड सेल्स की तरफ आते हैं। ये 2 सेल हमने ड्रॉ किए हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक बात समझने की है कि यहाँ पर भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर एक मौजूद है, काफ़ी मौजूद होते हैं। हमने एक को रिप्रेजेंट किया है, जैसे यहाँ सर्पेंटाइन रिसेप्टर मौजूद था एडीएच के लिए। यहाँ पर जो रिसेप्टर मौजूद है ये पैराथायराइड हार्मोन्स के लिए है। पैराथायराइड हार्मोन्स जब कैल्शियम की कमी महसूस करते हैं तो उस वक्त उसमें मौजूद चीफ सेल होते हैं, वो चीफ सेल जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो हार्मोन यहाँ पर आ करके इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जब ब्लड में से होता हुआ, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन आप जानते हैं कि गुदूद जाज़बा है और गुदूद जाज़बा अपनी सेक्रेशंस किस में करते हैं, ब्लड के अंदर करते हैं। और गुदूद नाकला किस में करते हैं, गुदूद नाकला एक ट्यूब के ज़रिए से, एक नाली के ज़रिए से अपने टारगेट ऑर्गन पे अपने एंजाइम का अखराज करते हैं। तो ये जो हार्मोन रिलीज़ हुआ, ये हार्मोन आ करके लेट सपोज यहाँ पर अटैच्ड हो गया अपने सर्पेंटाइन रिसेप्टर पे, क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन्स ये पेप्टाइड होते हैं और पेप्टाइड हार्मोन होने की वजह से सर्पेंटाइन रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे। अटैच होने के बाद ये क्या करेंगे, इसमें अपने सिस्टम को अमल करेंगे। इसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जब यहाँ पर कैल्शियम जिस्म को ज़रूरत है जज़ब करने की तो उसको जज़ब कैसे करता है। यहाँ पर जज़ब करने से, इस अमल को शुरू करने से कबल एक और चीज़ को यहाँ बयान कर देना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पर हमने बताया था, हमारे एक दोस्त का जिक्र किया था। कौन सा दोस्त है हमारा, जिसने यहाँ पर एग्जैक्टली इस सिस्टम के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जिक्र किया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या काम कर रहा होता था कि जब पानी और पानी की तश्कील हो जाती थी, यानी कार्बन और H2O आपस में मिल जाते थे और H2CO3 जब ये डेवलप हो जाता था तो इसको ये ब्रेक करके प्रोटॉन को अलहदा कर देता था और अल्कली को अलहदा कर देता था। अल्कली अपने एक्सचेंजर के ज़रिए से बाहर निकल जाते थे और प्रोटॉन दोबारा ल्यूमेन में आकर के अपने मज़ीद अमल को यहाँ जारी करता था। एग्जैक्ट इस तरह से ये अमल यहाँ पर भी तश्कील पाता है। इसके तश्कील के नतीजे में ज़रूरत यहाँ क्यों होती है कि यहाँ पर भी प्रोटॉन की ज़रूरत है और जब प्रोटॉन की ज़रूरत है तो ये अमल इसके अंदर जिस तरह से हो रहा है कार्बनिक एनहाइड्रेस का, इस तरह से कार्बनिक एनहाइड्रेस यहाँ पर भी मौजूद है जो कार्बन और H2O को जब ये आपस में मिलाप हो जाता है तो इस मिलाप के बाद क्या चीज़ तश्कील पाती है, H2CO3, ऐसा ही है H2CO3। H2CO3 को जब ब्रेक किया जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा वो जी, H का, हाँ, इसमें H अलहदा हो जाएगा और बाइकार्ब अलहदा हो जाएगा। ये अल्कली है हमारा और ये अल्कली क्या होगा, अपने एक्सचेंजर के ज़रिए से ये बाहर निकल जाएगा। ये अल्कली यहाँ से अपने एक्सचेंजर के ज़रिए से अपने आउट होने का सिस्टम जो एग्जिट पॉइंट है इससे दोबारा जिस्म के अंदर चली गई। हम इसको तफसील से पीछे मैकेनिज़म्स बयान कर चुके हैं, सेम यही है, वक्त को बचाने के लिए चल रहे हैं। और यहाँ पर ये स्पेशल इसके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके ज़रिए से प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ खारिज होकर के ल्यूमेन साइट के ऊपर आ जाएगा। ये यहाँ पर जब आ जाएगा, याद रखिएगा, जब ये ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा होता है तो ये क्या करता है, ये तेज़ाबी खासियत यानी एसिडिक खासियत का हामिल होता है। तो ये क्या करेगा, जब ये ज़्यादा मिकदार में यहाँ खारिज होकर के यहाँ पहुँचेगा और इसका यहाँ आना, ये आप अमल को याद रख लें, ये फॉस्फेट को यानी कि जो एसिडिक पेशाब हमारा होता है, अब तक हमने अल्कली पेशाब पे भी बात की और गुद्दी उज़लाती वाले पेशाब पे भी बात की, तो तेज़ाबी पेशाब के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर इस इंटरकलेक्टेड सेल्स में से प्रोटॉन के अखराज की वजह से तश्कील पाता है। और ये क्या करता है, ये यहाँ पर से गुजरने वाले HPO4 को कन्वर्ट कर देता है, इसके साथ मिल करके किस में कन्वर्ट करेगा,
H2 ये कन्वर्ट करता है H2PO4 यानी कि डाई हाइड्रोजन फास्फेट के अंदर। और याद रखिएगा जहाँ लफ्ज़ फास्फेट आता है वो एसिडिक होता है क्योंकि वो तेज़ाब से मिल करके फास्फेट तश्कील पाता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डाई हाइड्रोजन फास्फेट में तब्दील हो गया। इसके अलावा मज़ीद ये क्या काम करेगा, ये हमारे अमोनिया जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर इस ल्यूमेन में से गुजरते हुए आ रहे थे, इस अमोनिया के साथ कनेक्ट होकर के इसको किस में तश्कील दे देगा, NH4। NH4 क्या है, अमोनियम। और ये अमोनियम के अंदर ये भी फास्फेट में तब्दील हो गया, ये फास्फेट। और ये जब ज़्यादा मकदार में इस कलेक्टिंग सिस्टम में आएगा और जमा होगा तो ये कौन सा पेशाब कहलाएगा, एसिडिक पेशाब होगा। और एसिडिक पेशाब की वजह क्या होगी कि यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेस अपने अमल को तेज़ कर रहा है। उस अमल के तेज़ करने के नतीजे में वो अल्कली को दोबारा जिस्म में दाखिल कर रहा है ताकि एसिड बेस बैलेंस को वो करे, ख़ुदकार निज़ाम है। और यहाँ पर प्रोटॉन का इजाफी अखराज करके, क्योंकि वो ब्रेक कर रहा है, जब ब्रेक करके प्रोटॉन को लाया तो यहाँ पर ये अमल होता रहता है। इसको याद रखिएगा। अब ये अमल आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर ये प्रोटॉन का इखराज हो रहा है, इसको हमने यहाँ इशारे से बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक बात ये पढ़ी थी, समझी थी कि किस तरह से यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह के इंजज़ाब के अमल को, इस जगह को ब्लॉक करके जो कोई दवाई से किसी अमल के नतीजे में अगर इस निज़ाम को, इस स्पेशल सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड जो एक्सचेंजर सिस्टम था, इसको अगर किसी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए तो इस काउंटर ट्रांसपोर्टर या इस एक्सचेंजर सिस्टम के ज़रिए से जब ये ब्लॉक हो जाए तो किस तरह यहाँ पर बाकी अमाल रुक जाएंगे और कैल्शियम वगैरह का अखराज इस हिस्से की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर ये आगे बढ़ जाएगा तो ये वेस्ट होने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जब जिस्म को इसकी ज़रूरत हो तो उसको रिटेन कैसे करेगा। अब यहाँ पर तो हमने एक्सक्रेट करने का सिस्टम देख लिया कि इजाफी है, अगर हमें अखराज करना है तो इस अमल के ज़रिए से हमने इनको अखराज कर दिया। लेकिन अगर हमें होल्ड करना है, बॉडी को ज़रूरत है, जब वो ज़रूरत है, बॉडी को होल्ड करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, जब इसको सेंस कर लेगी ब्लड के अंदर कि कैल्शियम की मिकदार कम है, तो वो क्या करेगी, अपने हार्मोन को रिलीज़ करेगी और हार्मोन आ करके अपने सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद इसके अंदर, सेल के अंदर स्पेशल सिग्नलिंग सिस्टम के ज़रिए से एक्टिवेशन करेंगे। उस एक्टिवेशन के नतीजे में यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो कैल्शियम चैनल्स हैं, यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देगी और इनकी मिकदार, तादाद को बढ़ा देगी, इनको प्रोड्यूस भी करेगी और इसको बॉडी में वापस ले जाने वाले सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देगी ताकि यहाँ से गुजरने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अपने अंदर इसको जज़ब किया जा सके और बॉडी में रिटेन किया जा सके, ज़ाया ना हो। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि जब यहाँ पर से ये इसको किसी वजह से अगर हमने ब्लॉक किया हुआ है तो इसको भी हम हटा दें ताकि यहाँ पर से भी ये जज़ब होकर के रुके और यहाँ से भी आकर के बॉडी में आए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ भी हम रोक के रखें और यहाँ लेके जाएं, फिर ये एक्सेस ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसे बॉडी के अंदर जब हम आगे अद्वियात और फार्माकोलॉजी वगैरह पढ़ रहे होंगे तो यहाँ इन बातों के हम हवाले देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर एक और निज़ाम भी मौजूद है जिसको एक्टिवेट होना है, क्योंकि हर हिस्से में कोई ना कोई एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, कोई एक एक्सचेंजर सिस्टम को खुसूसी चीज़ मौजूद है कि जो एक ख़ास अमल करती है। यहाँ पर सोडियम को वापस हासिल करने के लिए एक और खुसूसी मैकेनिज़्म सिस्टम मौजूद है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल, तो ये क्या कर रहा है, ये सोडियम और क्लोराइड को बैक वक्त हर जगह पे आप देखें सोडियम को वापस लेने के लिए उसके अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, काउंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं, को ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं। तो ये कौन सा है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, कौन सा वाला, यह सिस्टम हमने सपोज तो ये वाला हमने ये बना दिया। ये क्या कर रहा है, ये सोडियम को भी लेके जा रहा है अपने अंदर और क्लोराइड को भी अपने साथ लेके जा रही है, यानी कैटाइन और एनाइन दोनों ही को बैक वक्त ये ट्रांसफ़र कर रहा है सोडियम को। अब सोडियम को यहाँ लेने के लिए क्या ज़रूरत है, क्लोराइड तो अपने यहाँ आउट एग्जिट सिस्टम के ज़रिए से क्लोराइड बाहर चला गया। अच्छा, तो हम यहाँ ये देख रहे थे कि किस तरह कैल्शियम अपने चैनल्स के ज़रिए से इन हो रहा है
और यहाँ पर एक स्पेशल एक्सचेंजर मौजूद है। इस एक्सचेंजर के ज़रिए से भी बाहर से सोडियम इन हो रहा है और कैल्शियम बाहर जा रहा है। कैल्शियम तो चलो यहाँ से अंदर आया बाहर चला गया, और सोडियम यहाँ से भी इन हो रहा है, यहाँ से भी इन हो रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पे हमारे एटीपेजेस मौजूद थे, वो एटीपेजेस अपना काम यहाँ पर भी करते रहेंगे, यहाँ पर भी मौजूद हैं और ये अपना काम इन जगहों पे भी मुकम्मल कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, सोडियम को आउट करते हैं ताकि ये सेल के अंदर सोडियम का प्रेशर ना रहे, और इस एक्सचेंजर सिस्टम से अपने एटीपेजेस की मदद से सोडियम को इंटरस्टिशियम एरिया के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ से वो बॉडी में दोबारा जज़ब हो जाता है और बॉडी की ज़रूरियात को पूरा रखता है, उसको बैलेंस रखता है। लेकिन जब ये जा रहा है तो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, क्योंकि लेके भी आना है इसने कुछ, तो ये अपने साथ दोबारा क्या लेके आ रहा है, पोटाशियम को। तो ये वापस अपने साथ क्या लेकर के आते हैं, पोटाशियम को। जब ये पोटाशियम को लेकर के आएंगे अपने अंदर, तो ये सेल क्या हो जाएगा, पोटेशियम रिच हो जाएगा, पोटेशियम इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा और इसमें से सोडियम बाहर निकलता चला जाएगा, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन यहाँ पर जब ये अमल हो रहा है तो उसके नतीजे में ये अमल चल रहा है। लेकिन अगर इस अमल को, इस जगह को, इस मैकेनिज्म को, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, को ट्रांसपोर्ट जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अगर इसको किसी तरह ब्लॉक कर दिया जाए या ये ब्लॉक हो जाए, ये अपना काम ये रोक दे, ना करे, तो उस सूरत में क्या पोजीशन बनती है। मिसाल के तौर पे अब इस जगह को हमने ब्लॉक करा दिया है या ब्लॉक हो गया है, या एलोपैथिक की थायोजाइड टाइप अद्वियात होती हैं, उस अद्वियात ने इसको ब्लॉक कर दिया है। अब इस खुसूसी जो को ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ये जब ब्लॉक हो गया तो सोडियम यहाँ पर अंदर जाना रह जाएगा, तो इसका मतलब है सोडियम की मिकदार आगे की तरफ ज़्यादा जाएगी। क्लोराइड भी इसके अंदर नहीं जा पा रहा, तो ये क्लोराइड ये भी आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। जब सोडियम क्लोराइड आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर से क्या आना था, कैल्शियम को बाहर जाना था और सोडियम को इन होना था। अब सोडियम यहाँ से इन तो तब होगा जब यहाँ से कैल्शियम इसके साथ जाएगा। अगर ये सोडियम इन होता तो यहाँ से अपने एटीपेजेस की मदद से बाहर निकल जाता, लेकिन अब यहाँ पर इस जगह पे ये ब्लॉकेज आ गई, यहाँ से ये अमल रुक गया है। जब ये अमल रुक गया है तो अब क्या होगा इसका, क्योंकि हमने यहाँ पर इस मैकेनिज्म को पढ़ना है कि कैल्शियम को रिटेन कैसे करना है, कैल्शियम को होल्ड करना है। कैल्शियम को होल्ड करने के अमल को हमने यहाँ तफसील के साथ, अच्छाई के साथ बयान करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैल्शियम को रिटेन करने के लिए इस जगह को जब ब्लॉक कर दिया जाएगा तो इस जगह के ब्लॉकेज से क्या तरतीब हो जाएगी इसकी, कि खून के अंदर कैल्शियम की कमी को चीफ सेल महसूस कर लेंगे। जब वो महसूस कर लेंगे तो अपने हार्मोन्स का खराज करेंगे, जो अपने सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएंगे, और इसमें यहाँ पर कैल्शियम को दोबारा इंजज़ाब के लिए चैनल्स मज़ीद बन जाएंगे, जिसके ज़रिए से चैनल के अंदर दाखिल होंगे और इसमें यहाँ से ज़्यादा मिकदार में ये जिस्म के अंदर जज़ब हो जाएंगे। और इस जगह से ब्लॉक हटा हुआ होना चाहिए। जब ये यहाँ से ब्लॉकेज हटी हुई होगी तब ही यहाँ पर अमल होगा, क्योंकि यहाँ से भी कैल्शियम के इंजज़ाब का अमल होगा और इस जगह से भी होगा। लेकिन अगर हम इस जगह को ब्लॉक नहीं रखते या किसी वजह से नहीं रख पाते या जिस्म उसको नहीं होल्ड कर पाता, तबई या गैर तबई हालात के अंदर, अगर ये नॉर्मल हालात के अंदर है तो कैल्शियम एक मुनासिब मिकदार में जो जिस्म में जज़ब होना है जाएगा और जो खारिज होना है वो खारिज हो जाएगा। लेकिन जब जिस्म को ज़रूरत है तो इस सिस्टम का यहाँ बंद होना नहायत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर कैल्शियम के इंजज़ाब के अमल को बढ़ाया जा सके। जब हम यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड वगैरह इस सेल के अंदर, इंट्राकैलेटेड सेल के अंदर जब इसके इंजज़ाब का अमल नहीं हो रहा है तो आगे की हालात क्या हैं, अब हम इसको समझते हैं। ये फिर यहाँ पर ज़्यादा मूव करेंगे। जब यहाँ जाएंगे तो सोडियम को हमने इस जगह पे हमने पढ़ा भी था कि सोडियम के चैनल्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर पोटेशियम चैनल मौजूद हैं। जब ये इस हिस्से की तरफ क्लोराइड भी आ रहा है, सोडियम भी आ रहा है, दीगर अज्जा भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम के इंजज़ाब का अमल ज़्यादा करना पड़ेगा। नॉर्मल हालात में 2 से 3% इस एरिया के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है, लेकिन इस वक्त सोडियम का फ़्लो ज़्यादा है। जब सोडियम इसके अंदर ज़्यादा इंजज़ाब होगा तो ज़्यादा पोटेशियम बाहर आएगा। जब ज़्यादा पोटेशियम बाहर आएगा तो क्या होगा, इसमें पोटेशियम वेस्ट बढ़ जाएगा हमारा। और दूसरी बात, जब ये सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इन होगा जो कि मुस्बत चार्ज है, और साथ साथ में यहाँ पर क्लोराइड जो कि मनफी चार्ज के साथ आ रहा है, तो ये नेगेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एरिया ये हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रिक नेगेटिव ज़्यादा चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, ये ज़्यादा पोटेशियम को भी मज़ीद अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस इलाके के अंदर मज़ीद
नेगेटिव होगा। दूसरा, यहाँ पर प्रोटॉन का अखराज भी बहुत कसरत से हो रहा है, तो ये प्रोटॉन भी जब तेज़ी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और पीछे से पानी भी इंजज़ाब का अमल रुका हुआ है और उस तरफ ज़्यादा फ्लो करके आ रहा है, तो यहाँ पर किस तरह से होगा, ये तेज़ी के साथ तेज़ाबी पेशाब यहाँ पर फाइनल स्टेज के अंदर दाखिल हो जाएगा और यहाँ से जो ड्रेन होगा पेशाब वो कौन सा होगा, एसिडिक पेशाब। नेफ्रॉन इसमें खारिज करेंगे क्योंकि उसके अंदर फास्फेट वगैरह और इस प्रोटॉन के अमल के नतीजे में बने हुए प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिकदार में खारिज हो रही होंगी। हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक मुकम्मल और शॉर्ट एक वीडियो बनाएंगे कि मुख्तलिफ जो अज्जा यहाँ पर खारिज हो रहे हैं उनकी जिस्म को किस किस तरह कैसे ज़रूरत होती है। जैसे सोडियम पे हमने बात की, हमने पोटाशियम के ऊपर बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम पे बात कर रहे हैं, तो इस पर इंशाल्लाह एक मुख्तसर वीडियो में भी, ताकि हमारे साथियों के लिए भी, यहाँ तो इनको बताया गया लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी आ जाएगा। फ़िलहाल हम मैकेनिज़म्स को समझ रहे हैं कि किस तरह मैकेनिज़्म के अंदर हम काम कर रहे हैं। जब हमें यहाँ पर कैल्शियम को इजाफी खराज करना था उसको भी समझा और कैल्शियम को रिटेन करना था उसको भी समझा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर ज़्यादा मिकदार में यहाँ से कैल्शियम जा रही है और यहाँ पर हमने इंजज़ाब का अमल नहीं हो रहा तो क्या होगा, यहाँ पर जब ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम खारिज हो रही है तो ये किडनी स्टोन को डेवलप करने का सबब बनेगी। ठीक है, और जिन ख़ानदानों में जिसमें प्रॉब्लम होती हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये ब्लॉक लंबे अरसे तक रह जाए और या ये सिस्टम काम ना कर रहा हो और इंजज़ाब का अमल बढ़ रहा है और वहाँ से पैराथायराइड हार्मोन्स अपने हार्मोन्स को भी खारिज करते हुए ग्लैंड से हार्मोन आ रहे हैं और यहाँ पर वो अटैच होकर इस अमल को और मज़ीद बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, ऑस्टियोप्रोसिस का अमल जिस्म में बढ़ जाएगा, ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों के अंदर, जिससे हिप बोन, पेल्विक बोन जिसको हम कहते हैं वो उसके कमज़ोरी जो तसल्लुब आज़ाम जिसको हम कहते हैं वो भी बढ़ जाएगा और उसके नतीजे में मरीज़ एक ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर चला जाता है। इसमें हड्डी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है जिससे उसके चटक के टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। तो वो अमल इस वजह से होता है कि यहाँ से इस गुर्दों का ये मैकेनिज़्म, ये अमल अपने नॉर्मल हालात के अंदर नहीं होता और वो इंजज़ाब का गैर तबई अमल जिस्म के अंदर अंजाम दे रहा होता है। उसका सेंसरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, वो गुदूद की ख़राबी के नतीजे में भी हो सकता है और वो असबी निज़ाम की ख़राबी के नतीजे में भी हो सकता है और वो यहाँ पर गुर्दों के गुदूद नाकला के इस निज़ाम की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है। लिहाजा जब भी कोई मरीज़ आता है तो हम एकदम उसके कोई अमल को देख कर, अलामत को देख करके हुक्म ना लगा दें तहरीक का, बल्कि हम ये सोचने की कोशिश करें कि आया ये अमल उसके कौन से निज़ाम की ख़राबी के नतीजे में हुआ है, तब हम सही मायने में उसको सही जगह की सही दवाई दे करके और उसको उस मुसीबत से निजात दिला देंगे। वरना तुक्के मारेंगे, कभी लग गया और ज़्यादा को नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो बदनामी का सबब बनेगा हमारे लिए। तो हमने काफ़ी तफसील के साथ यहाँ मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स को देखा भी, इसमें बहुत सारी बातें और भी बयान करने की हैं जैसे कि हम हमारी फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर तो हम मज़ीद भी बताते हैं कि किस तरह से एड्रेनल ग्लैंड्स किस तरह एक्टिव होते हैं और ये भी हुदूद जाज़बा का अमल है। और किडनी के बारे में हमने बताया कि नाकला भी है और हुदूद जाज़बा भी है, तो हुदूद जाज़बा के लिए भी ये 3 तरह से अमल करता है। हम एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा वजाहत कर देते हैं कि एल्डोस्टेरोन सिस्टम यहाँ से कैसे ये इसको एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद ये किस तरह ब्लड के अंदर जाता है और जा करके अपने प्रिंसिपल सेल के अंदर मौजूद निज़ाम को किस तरह से ये एक्टिवेट करता है। तो ये एल्डोस्टेरोन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इससे पहले हमने एक बात कही थी एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टर्स के हवाले से अपनी गुफ्तगू इब्तिदा में ही। तो एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टर्स के कई काम हैं, जिसमें से एक काम उसका ये है कि जुना ग्लोमरुलोज़ा जो यहाँ पर मौजूद एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करने के लिए कहाँ पर, कलाए गुर्दा के ऊपर, गुर्दे के ऊपर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर, तो इसको जुना ग्लोमरुलोज़ा ये यहाँ पर मौजूद इस रिसेप्टर से एल्डोस्टेरोन का अखराज कराते हैं। क्या कराते हैं? एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन जब ये खारिज हुआ तो ये क्या हुआ, ये सीधा ब्लड के अंदर शामिल होगा और ये ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर घूमता हुआ मुख्तलिफ अरू के शरिया वगैरह से होता हुआ इस वाजा रेक्टा से इन सेल्स के अंदर दाखिल होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर इस ब्लड सिस्टम से ये एल्डोस्टेरोन इस सेल के अंदर दाखिल हुआ। तो ये एल्डोस्टेरोन इसके अंदर दाखिल हुआ
और ये इस सेल का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास इसमें मौजूद अपने रिसेप्टर पे ये लेट सपोज इसका रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर पे जा करके ये एल्डोस्टेरोन अटैच्ड हो गया। जब ये अटैच्ड हो गया तो ये इसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ये यूँ समझ लें कि इससे पहले ये इनएक्टिव था, ये इनएक्टिव है, ये इसका रिसेप्टर। लेकिन जब यहाँ पर एल्डोस्टेरोन जब इसके साथ अटैच्ड होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रेट हो गया। और ये अटैच होने के बाद इसके अंदर मुख्तलिफ जीन्स हैं, इन जीन्स को ये एक्टिवेट करेगा, इसने इनको एक्टिवेट कर देना है, जिसके नतीजे में एक मैसेंजर आरएनए रिलीज़ होगा। प्रोटीन है ये, और ये क्या करेगा, ये एक ख़ास इसका एक प्रोटीन, ये अपने AIP प्रोटीन के ज़रिए से AIP प्रोटीन के ज़रिए से यहाँ पर क्या करेगा, मुख्तलिफ जो एक्टिवेशन के अमल हैं उनको कईयों को बढ़ाएगा। मसलन ये यहाँ पर सोडियम के इंजज़ाब के अमल को बढ़ाने के लिए पहले जो यहाँ मौजूद बाज़ चैनल्स होंगे जो इनएक्टिव होंगे, लेट सपोज ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव चैनल है, तो ये इनको एक काम तो ये करेगा, इनएक्टिव को एक्टिव कर देगा, यानी कि इसमें से सोडियम के गुजरने के रास्ते को खोल देगा, बढ़ा देगा। मज़ीद यहाँ पर मौजूद जो स्टैंड बाई हैं इनको अपने मेम्ब्रेन के पास ला करके धकेल के ला करके इसके रास्ते को बढ़ा देगा और नए मज़ीद को प्रोड्यूस भी करेगा। और एक अमल तो ये तीन क्या काम कर रहा है, एक इनएक्टिव को एक्टिव कर देगा, दूसरा यहाँ मौजूद जो है उनको मेम्ब्रेन पे पास ला करके इसकी जज़ब करने की क़ुव्वत को बढ़ा देगा सोडियम को। तीसरा काम क्या करेगा, ये मज़ीद इन चैनल्स को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ क्या करेगा, ये एटीपेजेस को भी, जो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ एटीपेजेस मौजूद हैं, क्योंकि खाली सोडियम को जज़ब नहीं करना बल्कि उन सोडियम के मौजूदगी को उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो लिहाजा ये सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस में भी 3 अमल करेगा। जो यहाँ इनएक्टिव होंगे उनको मज़ीद एक्टिव कर देगा, और जो उसके करीब मौजूद हैं उनको मेम्ब्रेन पे धकेल देगा, और जो मज़ीद प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देगा। तो ये 6 अमल इसके नतीजे में, एल्डोस्टेरोन के नतीजे में इस सेल के अंदर, प्रिंसिपल सेल के अंदर ये अमल मुकम्मल हो जाता है। और ये अमल तो हमने इसके साथ साथ बयान कर दिया कि किस तरह से फिर जितनी तेज़ी के साथ वो सोडियम को अंदर रिटेन करेगा तो इसके साथ पानी को भी रिटेन करेगा, उसी साथ में ये पोटेशियम को भी रिलीज़ करेगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ती चली जा रही है, जिसके नतीजे में ये पेशाब एसिडिक होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। तो मुख्तलिफ जो है ना वक्त की कमी के सबब भी हम ज़रा इख्तिसार से काम ले रहे हैं, वरना इन सब कामों के अंदर बहुत और मज़ीद भी डिटेल्स हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ आसान करके बयान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तलबा को कुछ समझने में आसानी हो। आप जब पेशाब के ज़रिए से तशख़ीस के अमल को करेंगे, हम बार बार ये बात ज़िक्र कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ इन मैकेनिज़म्स को कुछ समझने की कोशिश भी करें। कुछ हमने बताया है, मज़ीद आगे भी इसके ऊपर मज़ीद क्लासें होंगी और इसको मज़ीद हम खोलेंगे, डिटेल में लेकर के जाएंगे। लेकिन इन सिस्टम्स को जो साथी दोस्त पढ़ेंगे उनके तसव्वुर में आ जाए कि इस वक्त हमारे पास अगर रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, जिनको रिपोर्टें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो निज़ामों को तो पढ़ें कि कोई चीज़ अगर बाहर आ रही है तो उसके पीछे क्या हो रहा था, कम से कम अगर वो रिपोर्ट सच पे मबनी हो, क्योंकि रिपोर्टें धोखा देती हैं और रिपोर्टों पे जो भरोसा करने वाले तबीब अक्सर खसारे में रहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने नब्ज़, कारोरा और उनकी मदद से ही तशख़ीस करें। तो हमने जब नब्ज़ के निज़ाम को भी पढ़ेंगे और जब हम कारोरे को सामने रख कर के देख रहे होंगे और उसमें मुख्तलिफ हालतों को देख रहे होंगे, तो हम इन चीज़ों पे भी गौर करेंगे, किस तरह से पेशाब की मिकदार में कमी आती है, किस तरह से उसमें pH कम होती है, बढ़ती है, कम होगी तो एसिडिक होगा, बढ़ेगी तो अल्कलाइन होगा, सेंटर में आएगी तो जो एतदाल की हालत में गुद्दी उज़लाती पेशाब, उसके भी हम इंशाल्लाह pH भी चेक करेंगे, और उसके दीगर जो टेस्ट हैं वो भी करेंगे। कलर के ज़रिए से भी हम डायग्नोसिशंस के अमल आगे बढ़ाएंगे, और फिर हम इन बातों का दोबारा वहाँ तज़किरा कर रहे होंगे। तो इसलिए दोस्तों साथियों से गुजारिश है कि अपने सीखने के अमल को बिल्कुल ना छोड़ें, और पढ़ाई को एक हिस्टोरिकल अंदाज में भी लेकर के चलेंगे तो आपको याद रहेगी, ना कि उसको रट्टा लगाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में जब उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इस अच्छे तरीके से समझ आएगा। हमने अभी पेशाब के मौजू पे काफ़ी तफसीली वीडियोज़ हमने बना ली और तफसील के साथ हमने इसके ऊपर बात की है। मज़ीद तफसीलात भी बाकी हैं, लेकिन इब्तिदा है
और ये हम आगे सिलसिला बढ़ाते रहेंगे। साथियों को इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद नए मौज़ूआत के ऊपर, हमारी नई क्लासेस चल रही हैं तो वो मौज़ूआत हम लेकर के आ रहे हैं। इस तो गुदुद के ऊपर और जाज़बा और नाकला पे तफसीली बात करने के बाद हम इंशाल्लाह स्प्लीन के ऊपर भी जा रहे हैं, लीवर के ऊपर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम ये बात करेंगे। इसके साथ साथ पैरेलल हम जो क्लास शुरू करेंगे इल्मुल काबला एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से भी, और उसके अंदर बच्चे की तख्लीक कैसे माँ के पेट में किन मराइल से होकर के गुज़र रही होती है, लेकिन उस तख्लीक से कबल वो जो ख़ातून वो बच्चे को किस तरह से होल्ड कर पाती है, उस होल्ड होने का अमल कैसे होता है, वो एक एग से शुरू होता है, तो उस एग का प्रोसेस कैसे होता है, अय्याम कैसे आते हैं, कैसे रुकते हैं, क्यों रुकते हैं, उनकी कोरिलेशंस, यानी वहाँ से हम ये अमल शुरू करेंगे। और जब हम देखेंगे अय्याम अब तबई तौर पे जब रुके हैं, जब बच्चा माँ के पेट में जो करार पा गया है, तो अब क्या अवामिल होते हैं वो उनको भी हम जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्लिनिकल कोरिलेशंस करते हुए मुख्तलिफ़ ख़वातीन के अय्याम के मामलात और उसके ऊपर कैसे होते हैं, 28 दिन का वो जो पीरियडिक साइकिल है वो कैसे चलता है, और उनमें किस किस दिन क्या अमल ख़ातून के अंदर होता है, और वो जो अंडा है, एग है, उसके एग रिलीज़ होने का, उसके मैच्योर होने का अमल, बेज़ा उनसा जिसको हम कह रहे हैं, फॉलिकल अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं हम, वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, वो किस तरह डेवलप होता है, और उसमें मुख्तलिफ़ अवामिल कैसे अमल आते हैं, इंशाल्लाह उसका तफसील से हम जायज़ा हमारी आने वाली नई क्लासेस के अंदर हम शुरू कर रहे हैं।